वैसे सच कहूँ तो अपने ऑफिस से ज़्यादा मैं खुद को यहाँ महफूज महसूस करता हूँ। यहाँ किसी ने देख भी लिया तो शर्मा कर अंदर चला जाएगा। वो बड़ी बेशर्मी से बोला, आप बहुत बुरे हैं ज़रान। बोला ना, कोई फ़र्क नहीं पड़ता, और वैसे भी यहाँ तक आने पर तुमने मुझे खुद ही मजबूर किया है। तुमने खुद ही रुखसती से इनकार करके मेरे जज्बात को इतना बेलगाम किया, और मैं ये सब करने पर मजबूर हूँ, वरना इस वक्त हम दोनों अपने रूम में होते और वहाँ मैं तुम्हारी हरगिज़ ये ज़हमत बर्दाश्त ना करता। ज़रान, अंदर आ जाओ यार, नाश्ता कर लो। बारिक बाहर निकला ही था जब उसने उसे छोड़ दिया, जबकि वो सुकून का सांस लेती अब उसके हिसार से निकलकर अंदर भाग गई। ज़रान अपनी मुस्कुराहट रोकते हुए बारिक की तरफ मुतवज्जो हुआ। मुझे नाश्ता नहीं करना, अब बस चलिए, हम इज़ू को लेने जाएंगे। वो उसकी तरफ देखते हुए बोला तो बारिक नफ़ी में सर हिला गया। ऐसा हो ही नहीं सकता था कि बाबा घर पर मौजूद हो और ज़रान अंदर कदम रख दे। नाश्ता इबादत ने बनाया है, उसने लालच दिया। कोई बात नहीं, सारी ज़िंदगी उसी के हाथ का नाश्ता करना है। एक दिन छूट गया तो क्या होगा, बाद में बीवी हाथ नहीं आती। बारिक ने जैसे वार्न किया, ये मेरी बीवी है भैया, जोरिश भाभी नहीं। आप फिक्र ना करें, हम हाथ लाना भी जानते हैं और अकल ठिकाने लगाना भी जानते हैं। वो आंख दबाकर बोला, खैर तुमसे क्या मुकाबला करना, तुम तो बातों का ही खाते हो। बारिक कंधे उचका गया तो ज़रान का कहकहा बेसाख्ता निकला, मैं चेंज करके आता हूँ, फिर साथ चलते हैं। भाई आपका रिश्ता देखने कहीं जा रहे हैं हम अस्पताल, इज़ा और दादी को लेने जा रहे हैं, अच्छे लग रहे हैं आप इस तरह। उसने उसकी सफ़ेद कमीज शलवार को देखते हुए कहा, यार चेंज तो करना पड़ेगा, हालत देखो कैसी हो रही है। वो उसे देखते हुए बोला, भाई बहाने ना बनाया करें, सीधी तरह से कहीं ना अंदर रोमांस करने जाना है, जाइए करके आइए, मैं गाड़ी में इंतज़ार कर रहा हूँ। वो उसकी तरफ देखते हुए कहता खुद बाहर निकल गया, जबकि बारिक ने भी शर्मिंदा हुए बगैर कंधे उचकाकर अंदर का रास्ता लिया। बेगम कपड़े निकाल कर दो, मुझे अस्पताल जाना है, जल्दी करो यार, बाहर ज़रान इंतज़ार कर रहा है। उसने किचन के अंदर दाखिल होते जोरी से कहा, निकाल कर रखे हुए हैं बेड पर, आपने सिर्फ उठाने हैं, आपके जूते घड़ी और फ़ोन भी वही हैं, मैंने ड्रेसिंग टेबल के पास रखा है। वो मसरूफ़ अंदाज में बोली, मैं कमरे में वेट कर रहा हूँ, जल्दी आओ, नहीं मिल रहे मुझे वो यहीं से कहते हुए गया। मतलब साफ था कि कपड़े मिले या ना मिले, उसका अंदर कमरे में जाना ज़रूरी था। उफ, इस आदमी का क्या करूं मैं। वो सर पर हाथ मारते कमरे की तरफ कदम बढ़ा चुकी थी। जोरिश कमरे में पहुंची तो देखा वो कपड़े चेंज कर चुका था और अब बैठा जूते पहन रहा था। जी फरमाइए, क्यों बुलाया है मुझे कमरे में, अगर सब कुछ खुद ही करना था तो। वो उसके सर पर सवार पूछने लगी, जबकि जूते पहनते उसने मुस्कुरा कर उसे देखा। तुमने करना है तो बता दो, मैं उतार देता हूँ, वो शरारत से बोला तो उसके बेबाक इरादों से घबरा कर वो 2 कदम पीछे हुई। जी नहीं, ऐसे कोई इरादे नहीं है मेरे, मुझे माफ़ी रखें, आप बताएं क्यों बुलाया था मुझे। वो पूछने लगी, बेगम इज़ू और दादी को लेने जा रहा हूँ, सोचा जाने से पहले अगर एक बेगम वाली स्पेशल मिल जाती तो। वो फरमाइशी अंदाज में बोला, नहीं मिल सकती, मसरूफ़ हूँ। उसकी इजाज़त मांगने पर उसने फ़ौरन इनकार किया, कोई बात नहीं, मैं बिल्कुल फ्री हूँ, मैं खुद ही ले लेता हूँ। वैसे भी हर काम तुम पर थोड़ी डालूंगा मैं, तुम भी क्या सोचती होगी, अच्छा शोहर मिला है जो दिन रात काम ही देता रहता है, अब इतना तो मैं खुद से कर ही सकता हूँ ना। वो उसके करीब आते हुए खड़े होकर बोला, जैसे कि उस पर कोई एहसान अजीम कर रहा हो। हाँ, वो मैं क्या कह रही थी ना बारिक। वो कुछ बोलकर उसके कमरे से भागने का सोच ही रही थी कि पकड़ी गई। मैं वापस आऊँगा ना, तुम आराम से सुकून से बातें करना, अभी फ़िलहाल मैं जा रहा हूँ अपनी तलब पूरी करके, मुझे कोई बात नहीं करनी आपसे। वो मुंह बनाकर बोली थी, लेकिन मुझे करनी है, बहुत सारी बातें वापस आकर करूँगा। वो मुस्कुराते हुए बोला, अब ऐसे मुंह बनाकर मुझे रुखसत करोगी तो मेरी नीयत ख़राब होगी। पहले ही मेरा बिल्कुल कहीं जाने का दिल नहीं कर रहा, सारा दिन तुम्हारे साथ गुजारना चाहता हूँ। वो उसे मज़ीद तंग करते हुए बोला, कोई ज़रूरत नहीं है, आप जाएं, जाकर इज़ू और दादी को घर लेकर आएँ। उसने फ़ौरन जान छुड़वाई, जबकि उसका ऐसा कोई इरादा नहीं लग रहा था। नहीं नहीं, मैं बहुत अच्छे से आपको रुखसत कर रही हूँ ना, देखें बिल्कुल भी मुंह नहीं बनाया मैंने, मेहरबानी करके जाइए यहाँ से, इससे पहले कि दादी खुद डंडा लेकर वापस घर पहुँच जाए। उसने उसे दादी से डराना चाहा, दादी आ जाएं तो और अच्छा हो जाएगा, मुझे नहीं जाना पड़ेगा लाने के लिए, और मैं तुम्हारे साथ और ज़्यादा मज़ीद वक्त गुजार पाऊँगा। वो मज़ीद फैलते हुए बोला, बारिक आप जा रहे हैं या मैं जाऊँ। वो धमकी देते बोली, जाकर दिखा दो अगर जा सकती हो। वो बिल्कुल रिलैक्स अंदाज में जैसे उसे चैलेंज कर रहा था, और वो नहीं जा सकती थी। हाँ, वो उसकी मर्ज़ी के खिलाफ़ कहीं नहीं जा सकती थी। उसके लिए अगर कुछ ज़रूरी था तो वो बारिक शाह की मर्ज़ी ही थी, उसकी खुशी ही थी। हाँ, वो अब उसे मज़ीद नाराज़ करने के बारे में सोच भी नहीं सकती थी। आप बहुत बुरे हैं बारिक, बहुत बहुत बुरे, मैं कभी आपसे बात नहीं करूँगी। वो नाराज़गी से वहीं बेड पर बैठ गई तो वो कहका लगाते हुए उसके करीब आया, और तुम बहुत ज़्यादा अच्छी हो। वो मुस्कुराते हुए उसका चेहरा हाथों में लिए उसके माथे पर लब रख गया।
अब हो गया, छोड़ें और जाएं और रिजू को लाने के बारे में सोचें और दादी को लेकर आएं। वो पीछे हटते हुए बोली थी, जा रहा हूँ और तुम अपनी खैर मनाओ। वो जाते जाते उसे वार्न कर गया था, जबकि वो मुस्कुराते हुए उठकर अपना काम निपटाने के लिए किचन की तरफ बढ़ गए। ज़बर और शहीर सारी रात इज़ा और दादी के पास रुके थे। उसने सुबह के वक्त शहीर को घर जाने का कहा था, क्योंकि सारी रात जागकर वो काफ़ी थक गया था, जबकि ज़बर के लिए ये नॉर्मल सी बात थी, क्योंकि वो सारी सारी रात नाइट ड्यूटी करता था, जिसकी वजह से उसे रात को जागने में कोई मुश्किल पेश नहीं आती थी। इज़ू और दादी दोनों ही सो रही थी, जबकि वो बाहर आकर इज़ू और दादी के डिस्चार्ज पेपर्स तैयार करवा रहा था। जब उसे अपने डीएसपी साहब की परेशानी से जब उसे अपने डीएसपी साहब परेशानी से नज़र आए थे उधर आते, सर आप यहाँ, वो उन्हें देखते हुए कह रहा था। अरे ज़बर, हाँ वो मेरी बेटी का एक्सीडेंट हुआ है, इसीलिए। वो परेशानी से बताने लगे। क्या हुआ सर, क्या कुछ ज़्यादा सीरियस है आपकी बेटी की हालत? उनकी परेशानी देखते वो पूछने लगा। हाँ बेटा, वो बहुत ज़्यादा सीरियस है, डॉक्टर्स इलाज कर रहे हैं, दुआ करो ठीक हो जाए। रात को हुआ था एक्सीडेंट, मैं मना भी करता हूँ, अभी गाड़ी चलानी नहीं आती तो ना चलाया करे, लेकिन सुनती कहाँ है वो मेरी। बस बहुत हो गया, अब मैं उसे अमेरिका ले जाऊंगा, अपनी फुफ्फो के पास रहेगी तो हो सकता है थोड़ी ठीक हो जाए। वो परेशानी से बोले जा रहे थे। अगर आप बाप होकर उसे ठीक नहीं कर सके तो कोई और क्या ठीक कर पाएगा? सॉरी सर, मगर ये जान छुड़ाने वाली बात हुई। आप बाप होकर जान छुड़वा रहे हैं, कोई और क्या ही कर लेगा। तो मैं क्या करूं ज़बर, वो मेरे इख्तियार से बाहर निकल चुकी है। हर वो काम जो मैं उसे मना करता हूँ वो करती है, सिर्फ ये दिखाने के लिए कि उसकी नज़र में मेरी कोई वैल्यू नहीं। डीएसपी जैसे उसे दोस्त समझकर बता रहे थे। लेकिन सर ऐसा क्यों है? एक बेटी तो अपने बाप के सबसे ज़्यादा करीब होती है ना। एक बेटी तो अपने बाप की हर बात मानती है, अपने बाप की फेवरेट बनने के लिए उसके हर पसंद का काम करती है। हमारी भी एक बहन है सर, और बाबा और उसकी दोस्ती का आप अंदाज़ा नहीं लगा सकते। हमें कोई भी बाबा से मनवानी होती है ना, तो इज़ू को लेकर सोचकर हम रिलैक्स हो जाते हैं कि वो मनवा लेगी। वो मुस्कुराते हुए उन्हें बता रहा था। लेकिन मेरी बेटी मेरी दोस्त नहीं है, वो जैसे हारे हुए बैठे थे। बट क्यों नहीं सर, आपने कोशिश नहीं की, या वो नहीं चाहती, या वही नहीं चाहती, न जाने क्यों वो इंटरेस्ट ले रहा था। मेरी गलतियाँ हैं ज़्यादातर ज़बर, वो कबूल कर रहे थे। सर मैं आपके पर्सनल्स में नहीं जाना चाहता, बट मैं अपने कामों में इतना मसरूफ़ हो गया कि बेटी के लिए टाइम ना निकाल सका। मेरी बीवी के मरने के बाद एहसास हुआ कि शनाया को मेरी ज़रूरत थी, लेकिन उसे अब ज़रूरत नहीं है। हाँ, उसे अब बाप नहीं चाहिए, उसे अब मुझसे कोई लगाव नहीं ज़बर। और वो चाहती है कि मैं भी उससे अब कोई लगाव ना रखूं और उसे उसके हाल पर छोड़ दूं, कि मेरे लिए ये मुमकिन नहीं। वो काफ़ी मायूस दिख रहे थे। सर आपकी बेटी अब खतरे से बाहर है, नर्स भागकर उसे बताने आई। अल्लाह का करम है, वो खुशी से खुदा का शुक्र अदा कर रहे थे। मुबारक हो सर, अल्लाह ने आपकी बेटी को नई ज़िंदगी दी है। अब प्लीज़ आप उसे अपने करीब कर लें, हो सकता है अल्लाह ने आपकी बेहतरी के लिए उसे नई ज़िंदगी अता की हो। अभी भी वक्त है, आपकी बेटी आपकी तरफ लौट कर आ सकती है। अभी तो ज़िंदगी शुरू हुई है उसकी, उसे यूं आज़ाद ना छोड़ें। आप उसे समझाएं, यकीन करें आपसे ज़्यादा आपकी औलाद की बेहतरी कोई नहीं सोच सकता। उसे खुद से दूर करने की बजाय अपने करीब करें। उसने उनके कंधे पर हाथ रखते हुए उन्हें समझाया और फिर आगे बढ़ गया, जबकि वो खुशी से अपनी बेटी की तरफ चले गए। ये तो इंतहाई घटिया आदमी है, मुझे इसके बारे में सबको बता देना चाहिए। इसमें तो शर्म नाम कोई नहीं है, कैसे इतना सब कुछ होने के बाद भी यहाँ चला आया। मुझे बारीक भाई को बताना होगा, इसे दादी के जज्बात के साथ मैं मज़ीद नहीं खेलने दूंगी। आज इसकी मुझ पर नज़र है, कल ना जाने किस पर होगी। इससे पहले कि ये किसी और के बारे में गलत सोचे, मुझे खुद ही कुछ कदम उठा लेना चाहिए। लेकिन दादी दादी तो दामियार के बारे में कुछ भी नहीं जानती। ऐसा क्या करूं कि ये दामियार हमारी ज़िंदगियों से भी निकल जाए और दादी भी ठीक रहे। वो सोच सोच कर परेशान हो रही थी, लेकिन उसके पास कोई हल नहीं था। चाहे कुछ भी क्यों ना हो जाए, मैं उस शख्स को हमारे जज्बात के साथ नहीं खेलने दूंगी। ये आदमी हमारी मोहब्बतों के काबिल नहीं है और ना ही इसे हमारे घर से कुछ मिलेगा। वो जैसे फ़ैसला कर चुकी थी। बाबा आई मिस यू सो मच, आप कहाँ थे? मैं आपका इंतज़ार कर रही हूँ कब से। बाबा जैसे ही कमरे में दाखिल हुए वो उनसे बोली, मेरा बच्चा, मैंने अभी अपनी इज्जू को बहुत मिस किया है। मेरा बच्चा, मैंने भी अपनी इज्जू को बहुत मिस किया। वो उसके माथे को चूमते हुए बोले, मैं शहीर भैया से नाराज़ हूँ, बहुत ज़्यादा। वो उन्हें देखती मुंह बनाकर बोली,
क्यों? बाबा ने हैरानगी से पूछा। क्योंकि मैं ना रस्में ना कर सकूं। आपको नहीं पता इन्होंने शादी कर ली? पता है क्यों? क्योंकि मैं रस्में ना कर सकूं, पैसों वाली बचत करवा ली अपनी। वो रूहानी अंदाज में बोली तो बाबा मुस्कुरा दिए। तो मेरी जान कोई बात नहीं, तुम्हारी खातिर हम रस्में दोबारा कर लेंगे। ऐसे तो नहीं जाने देंगे ना। शॉर्टकट अपनाया इसने, लेकिन ये शॉर्टकट इसके किसी काम नहीं आएगा। बाबा ने राजदाराना अंदाज में कहा। मतलब आपने इनकी शादी को एक्सेप्ट कर लिया? वो उनकी तरफ देखते हुए बोली। मेरी जान, एक्सेप्ट तो करना पड़ेगा ना। वो उसे घर लेकर आया और निकाह कोई मामूली बात थोड़ी है। पसंद करता है वो उस लड़की को और फिर निकाह कर लिया। अभी तो हालात का पता ही नहीं कि हुआ क्या था। ये सारी बातें तो बाद में होंगी। फिर वलीमा भी तो करना है। तुम वलीमे में सारी रस्में करना। बाबा जैसे उसे खुली छूट दे रहे थे। ओ बाबा, आई लव यू सो मच। वो उनके गले से लगती खुशी से चहकी, जबकि बाबा उसके माथे को चूमते उसे खुद से लगा गए थे। दामियार दामियार उठे ना, कितना सोना है। और वो प्यार से उसके बालों में उंगलियां चला रही थी, जबकि दामियार उसकी उंगलियों की नरमाहट को महसूस करता आंखें बंद के आराम से बिस्तर पर पड़ा था। दामियार, अगर आप नहीं उठे तो। वो अभी बोल ही रही थी कि उसने करवट बदल कर उसे खुद पर गिरा लिया। अचानक उसकी आंख खुली थी। आंख खुलने पर उसने महसूस किया कि उसके आगे पीछे कोई नहीं था, और वो जिसे अपने बाजुओं में लिए मोहब्बत का इजहार कर रहा था वो तो कहीं थी ही नहीं। क्या ये सब कुछ ख्वाब था? वो बेयकीनी की कैफियत में उठकर बैठ गया। थोड़ी देर पहले वो उसकी बाहों में कैद थी और अब यहाँ पर कोई नहीं था। कुछ ना कुछ तो करना पड़ेगा। इस लड़की ने तो मुझे सचमुच में पागल कर दिया। वो अपने बालों में उंगलियां फेरता उठकर वॉशरूम में बंद हो गया था, जबकि जहन पर इज़ा बुरी तरह से छाई हुई थी। अब वो मज़ीद इंतज़ार नहीं कर सकता था। उसे जल्द से जल्द वो अपनी ज़िंदगी में अब शामिल कर लेना चाहता था, हर हाल में। घर पर तो उनका ग्रैंड वेलकम हुआ था। सब ने बहुत अच्छे से उन्हें घर के अंदर वेलकम किया था। वो तो अपने वेलकम पर बहुत खुश हुई थी, जबकि दादी भी इस तरह बच्चों वाली सेलिब्रेशन को एंजॉय करती मुस्कुराती हुई घर के अंदर दाखिल हुई थी। शुक्र है अपने घर तो वापस आई। वहाँ अस्पताल में तो दवाइयों की स्मेल से मेरा सर घूमने लग गया था। अपना घर तो अपना होता है। वो खुशी से अंदर दाखिल होते हुए सोफे पर आकर बैठी थी। उसके हाथ में अभी तक प्लास्टर चढ़ा हुआ था, जबकि टांग में भी दर्द था, लेकिन इतना ज़्यादा नहीं कि वो चलने फिरने में मुश्किल पेश आती उसे। बस अब आइंदा इस तरह उछल कूद मत करना कि अस्पताल जाना पड़े। अम्मी ने उसे प्यार से कहा। हाँ, आप भी ना इसमें मेरा ही कसूर ढूंढ ले। कसम खा के कहती हूँ, मैंने कोई उछल कूद नहीं की थी। वो मुंह बनाकर बोली तो सब लोग मुस्कुरा दिए। लेकिन तुम वहाँ गई क्यों थी? जबर उसके पास बैठते हुए पूछने लगा। दादी ने भेजा था मुझे। दादी की तबीयत ठीक नहीं थी। उसने दादी की तरफ देखते हुए कहा। उस दिन मैंने दामियार को फ़ोन किया तो वो बहुत बीमार था। मुझे लगा उसके लिए कुछ यखनी वगैरह बना कर ले जाती हूँ, लेकिन तबीयत ज़्यादा ख़राब हो गई तो फिर ये अकेली वहाँ चली गई थी। और फिर हमें दामियार के उस नौकर मुबशिर का फ़ोन आया। उसने बताया कि इज़ू वहाँ बालकनी से नीचे गिर गई है। दादी ने तफसील से बताया। हाय बेचारा बच्चा, पहले ही बीमार था। हाय बेचारा बच्चा पहले ही बीमार था और अब फिर इज्जू की हालत पर और बौखला गया। कैसे मारा मारा फिर रहा था हर तरफ से। हमने तो हमसे ज़्यादा तो उसे ख्याल था हमारी इज्जू की जान का। कोई और होता तो सर पड़ी मुसीबत को निकाल कर फेंक देता। बड़ा प्यारा बच्चा है। अम्मी तो उसकी तारीफ़ें करती ना थक रही थी। और नहीं तो क्या। अम्मी यकीन करे, जब मैं उसे खून देकर बाहर निकला था तो मुझे कह रहा था, मैं तुम्हारा ये एहसान हरगिज़ नहीं भूलूंगा। हद हो गई, भला अपनी बहन को खून देकर मैंने कौन सा एहसान किया था? ज़बर को तो हंसी आ रही थी उसकी हालत का सोचकर। अरे भाई, एवें ड्रामे कर रहा था। अगर मर जाती तो उस पर इल्ज़ाम लग जाता ना। इसलिए आप नहीं जानते, ऐसे लोगों को खबरों में चला जाता कि उसके हाथों एक लड़की का मर्डर हो गया। अपनी बदनामी की वजह से भाग दौड़ कर रहा था। इज़ू ने जैसे अंदर की वजह बताई। नहीं इज़ू, ऐसा नहीं है। वो सच में तुम्हारी फ़िक्र कर रहा था। बारिक ने जैसे उसे समझाना चाहा। नहीं, मुझे तो ऐसा नहीं लगता। मुझे भी ड्रामेबाजी लग रहा है। जोरिश ने इज़ा का साथ दिया। और नहीं तो क्या। उसे अच्छे से पता है, एक भाई उसका पुलिस में है, दूसरा वकील है, और बाकी बिजनेस की दुनिया में भी अच्छा खासा नाम रखते हैं। उसे अंदाज़ा था कि मामला दबने वाला नहीं है, इसलिए इतनी भाग दौड़ कर रहा था। इबादत ने भी कहा तो बारिक हैरानगी से उसे देखने लगा। कल तक तो वो उसकी तारीफ करते न थकती थी और आज उसी के खिलाफ बात कर रही थी। मुझे नहीं पता तुम लोगों की सोच क्या है, लेकिन जिस तरह वो परेशान था, यकीनन उसको हमारी ईज़ा की फ़िक्र थी। और वैसे भी अब तो हमारा उसके साथ रिश्ता भी है। सिर्फ खबरों में आने के डर से या केस बनने की सोच को वो ये सब कुछ नहीं कर रहा था। सिर्फ खबरों में आने या केस बनने के डर का सोचकर वो ये सब नहीं कर रहा था, बल्कि वो इसलिए ये सब कर रहा था क्योंकि हम सब उसकी फैमिली हैं। दादी ने यकीन से कहा तो वो सब खामोश हो गई थी। वो अब उन्हें क्या बताती कि ये सब कुछ वो क्यों कर रहा था।
अच्छा छोड़ें इस फजूल से दामियार के फजूल से टॉपिक को, मेरी भाभी को सामने लाएं, देखूं तो सही पसंद आती है या नहीं। इज़ा ने उस टॉपिक को बंद करते हुए कहा। हाँ बच्ची किधर चली गई? सुबह भी बस थोड़ी सी देर सामने आई थी। मेरे ख्याल में अभी उसे घर का माहौल ठीक से समझ नहीं आ रहा, थोड़ी घबराई हुई सी लग रही है। चाची ने हर तरफ नज़र घुमाते हुए बताया। अरे चाची जान फिक्र ना करें, उसकी सारी घबराहट को मैं दूर कर देता हूँ। आप लोग बैठे, मैं लेकर आता हूँ उसे। शहीर खुद ही उठकर अपने कमरे की तरफ चला गया तो सब लोग ही उसके अरूश के बाहर आने का इंतज़ार करने लगे। बस थोड़ी देर सुबह वो कमरे से बाहर निकली थी, लेकिन शहीर के चले जाने के बाद वापस कमरे में चली गई। उसके बाद बाहर वापस नहीं आई। सुबह चाची ने ज़बरदस्ती उसे नाश्ता करवाया था, वो तो कुछ खाना ही नहीं चाहती थी। अभी बच्ची तो बहुत प्यारी लगी है, लेकिन उसे इस माहौल में एडजस्ट होने में अभी थोड़ा सा वक्त दरकार है। और वैसे भी अब तक इज़ा घर वापस आ गई थी, और किसी को भी अपने साथ एडजस्ट करना इज़ू के लिए मुश्किल थोड़ी था। उसकी बातें तो ख़त्म ही नहीं हो रही थी, वो हर चीज़ हैंडल कर लेती थी। उसकी तो बातें ख़त्म नहीं होती थी, हर चीज़ हैंडल कर लेती थी वो। और वो अपनी इस नई भाभी को भी बहुत अच्छे से हैंडल करने वाली थी। और वैसे भी इबादत ने तो उन्हें बताया था कि वो दोनों ही अरूश को जानती हैं, और इज़ा के लिए ये बात सरप्राइज़ थी। उसने खुद ही अभी तक इज़ा को नहीं बताया था कि शहीर की बीवी वही लड़की है जो उन्हें शादी पर मिली थी।